बारिश रुक गई थी। शेर खान गार के तहाने पर सो रहा था। बारिश की आवाज भी रुक गई। अचानक उसकी आंख खुल गई। शेर खान को महसूस हुआ था कि नींद में से उसने कोई आवाज सुनी है। जंगल में अंधेरा था, खामोशी थी। सिर्फ दरख्तों पर से किसी किसी वक्त बारिश के रुके हुए कतरों के टिप टिप गिरने की आवाज आ जाती है। शेर खान सरकंडू को थोड़ा सा हटाकर अंधेरे में बड़े गौर से देख रहा था। उसकी समझ में नहीं आता था कि उसने जो आवाज सुनी थी वो क्या थी। ये सोचकर के ख्वाब की हालत में कोई आवाज सुनी होगी। वो सरकंडों से पीछे हट गया और सावित्री की तरफ देखा। वार के अंधेरे में वो फर्श पर सोई हुई नजर आ रही थी। शेर खान वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गया और उसने आंखें बंद कर लीं। अभी बहुत रात पड़ी थी। सुबह होने तक उसे इस तरह कभी ऊँग कर और कभी जाग कर रात गुजारनी थी। उसे फिर वही आवाज सुनाई दी। उसने जल्दी से आंखें खोली और उस आवाज पर कान लगा दिए। ये आवाज वार के थाने के आगे जो सरकंडे थे उनके पीछे से आई थी। ये आवाज ऐसी थी जैसे कोई भारी शय दरख्त पर से नीचे गिरी हो। शेर खान को यही ख्याल आया कि शायद दरख्त का कोई टहना टूट कर नीचे गिरा है। इस आवाज के बाद रात के अंधेरे में जंगल पर सन्नाटा तारी हो गया। सिर्फ किसी वक्त दरख्तों पर बारिश के रुके हुए पत्थरों के गिरने की टिप की आवाज आ जाती। उसके बाद फिर वही मुहीब सन्नाटा छा जाता। कमाल शेर खान अब पूरी तरह बेदार था और जंगल की खामोशी पर कान लगाए हुए था। फिर ऐसी आवाज आई जैसे कोई पानी में चल रहा है। आवाज दूर से आ रही थी। शेर खान ने उठकर गार के आगे आए हुए सरकंडों को जरा सा एक तरफ करके देखा। वो कभी पूरी आंखें खोलकर और कभी सुकेड़ कर देखता। सामने टीले की ढलान थी जहां अंधेरे में छोटी बड़ी झाड़ियां बिल्कुल साकित थीं। बाहर कहीं पानी भी नहीं खड़ा था। फिर ये पानी में चलने की आवाज कैसी थी? वो बाहर निकल कर भी नहीं देख सकता था क्योंकि उसके पास कोई असलहा हथियार वगैरह नहीं था। 10-15 सेकंड तक वो सरकंडों को पीछे हटाए साकित खड़ा अंधेरे में कुछ देखने की कोशिश करता रहा, मगर उसे कोई शय हरकत करती नजर न आई। वो आहिस्ता से पीछे हटा और गार की दीवार के पास बैठ गया। उसकी छठी हिस्स ने उसे बता दिया था कि जंगल की अंधेरी फजा में कोई शय मौजूद है। उसे किसी की एक कदमों की आवाज आई। आवाज बड़ी साफ थी। कोई झाड़ियों में से गुजरकर गार की तरफ आ रहा था। शेर खान एकदम उठा और गार के दहाने के बिल्कुल सामने लगकर खड़ा हो गया। उसने सरकंडों को जरा सा हटाकर देखा। उसकी छठी हिस्स ने उसे यूं खबरदार नहीं किया था। अंधेरे में से एक काफी बड़ा रीछ नजर आया जो झूमता झूमता गार की तरफ आ रहा था। काले रंग का ये रीछ बहुत बड़ा था। गार के थाने में रीछ के वास्ते कोई रुकावट नहीं थी। शायद ये गार भी उसी का था और वो अपने गार में आराम करने ही चला रहा था। शेर खान अकेला रीछ को हलाक नहीं कर सकता था। रीछ के पंजों के नाखून तेज छुरियों की तरह होते हैं और वो 1 सेकंड में दुश्मन की अंतड़ियां बाहर निकाल देता है। शेर खान के पास कोई बंदूक, पिस्तौल तो दरकिनार कोई छोटा सा चाकू भी नहीं था। बगैर चाकू या किसी हथियार के इतने बड़े जंगली रीछ का मुकाबला करना मौत को दावत देने के बराबर था। लेकिन गार के अंदर सावित्री सो रही थी। शेर खान के लिए अभी जिंदा रहना जरूरी था। वो इस किस्म की मौत के आगे हथियार डालने को हरगिज तैयार नहीं था। निहत्था होने के बावजूद वो रीछ से मुकाबला करने को तैयार था। उसकी रगें और बाजुओं के पट्टे तन गए। वो सरकंडों को एक तरफ हटाए जंगल के अंधेरे में रीछ को अपनी तरफ आते देख रहा था। अचानक जंगल की फजा शेर की धाड़ से गूंज उठी। खुदा जाने ये शेर उस वक्त कहां से नमूदार हो गया था। शेर खान अब भी यही समझता है कि कुदरत उसकी मदद कर रही थी क्योंकि अभी शेर खान की जिंदगी बाकी थी। शेर की धाड़ की आवाज सुनते ही रीछ जो गार के थाने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था वही रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा और पिछले पैरों पर खड़ा होकर अपने अगले पंजों को जोर जोर से सीने पर मारने लगा। शेर एक बार फिर धाड़ा। उसकी गरजदार धाड़ बहुत करीब से आई थी। रीछ पर शेर की हैबत तारी हो गई। उसने अगले दोनों पांव जमीन पर लगाए और बड़ी तेजी से जिस तरफ से आया था उसी तरफ दौड़ पड़ा और शेर खान की निगाहों से ओझल हो गया। शेर खान ने खुदा का शुक्र अदा किया। उसे मालूम था कि रीछ अब कम से कम सुबह तक इस गार का रुख नहीं करेगा। शेर की दूसरी धाड़ सुनकर सावित्री जाग पड़ी थी। वो डरी हुई आवाज में जैसे कराहने लगी। शेर खान जल्दी से उसके पास आ गया और उसे दिलासा देते हुए कहा, डरो नहीं, कुछ नहीं हुआ। शेर आया था, चला गया है। फिर उसने सावित्री को सारा वाकया सुनाया। सावित्री सख्त डरी हुई थी। शेर खान को तो जागना ही था, लेकिन बाकी की रात सावित्री भी न सो सकी। दिन का उजाला नमूदार हुआ तो शेर खान बोला, मेरा ख्याल है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। सावित्री ने डरते डरते कहा, कहीं बाहर शेर न हो। शेर खान बोला, शेर तो रात को भी इस तरफ नहीं आया था। रीछ आया था, वो शेर की गरज सुनकर भाग गया। अब इधर रीछ आएगा न शेर। सावित्री फिर भी डर रही थी। वो शेर खान के पीछे चलती गार से बाहर निकल आई। शेर खान ने पूछा, तुम्हारे ख्याल में अब हमें किस तरफ का रुख करना चाहिए कि हम दरिया तक पहुंच सकें? सावित्री ने एक तरफ इशारा किया। उस तरफ एक ऊंचा टीला खड़ा था। उसने कहा, इस टीले की दूसरी तरफ दरिया है। हमें इस दरिया के घाट से कठियाली जाने वाली कश्ती मिल जाएगी। उस वक्त कठियाली ही शेर खान की मंजिल थी क्योंकि कठियाली में सावित्री के मामा जी का घर था। कठियाली रेलवे स्टेशन भी था। शेर खान ने कठियाली में सावित्री को छोड़कर वहां से आगे लखनऊ की बजाय भारत के सूबा बिहार या बंगाल की तरफ निकल जाना था क्योंकि लखनऊ में उसके पकड़े जाने का जबरदस्त खतरा था। वहीं से तो वो फरार होकर भागा था और अब तक उसके फरार की लखनऊ की सिविल पुलिस और मिलिट्री इंटेलिजेंस को यकीनन खबर हो चुकी होगी। टीले को उबूर करते हुए उन्हें दिन के 11-12 बज गए।
दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। लेकिन ये देखकर कमांडो शेर खान को हौसला हुआ कि टीले की दूसरी तरफ दरिया बह रहा था, मगर वहां न कोई बस्ती थी और न कोई घाट ही था। सावित्री ने कहा, फिक्र न करो, हम दरिया के साथ कुछ दूर चलेंगे तो घाट आ जाएगा। और ऐसा ही हुआ। दरिया के साथ साथ वो कोई 1.5 फरलांग चले होंगे कि एक घाट आ गया जहां बहुत सी कश्तियां खड़ी थी। किसी कश्ती में बांस वगैरह लदे हुए थे, एक कश्ती में कुछ मुसाफिर बैठे थे। सावित्री ने शेर खान से कहा, हमारे पास तो कश्ती का किराया भी नहीं है, क्या करें? शेर खान बोला, तुम यहीं ठहरो, मैं आगे जाकर कश्ती के मांझी से बात करता हूँ। कश्ती का मल्लाह उधेड़ उम्र का आदमी था। कश्ती के डांड के पास खड़ा किसी लड़के से ऊंची आवाज में बोल रहा था। शेर खान उसके पास जाकर कहने लगा, दादा भाई, हम राम प्रसाद बनवारी हैं, कठियाली के थाने का नया मुहर्रर हूं। अपनी पत्नी को गांव से लेकर आ रहा था कि रास्ते में रात हो गई। हम सो गए, किसी चोर ने मेरी जेब से बटवा चुरा लिया। अब हमारे पास कश्ती का किराया नहीं है, तुम हमें दरिया पार करवा दो, मैं थाने पहुंचते ही तुम्हें किराया भिजवा दूंगा। कुछ पुलिस थाने और कुछ शेर खान के मौसर अंदाज़े गुफ्तगू का मांझे पर असर पड़ गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज बैठ जाइए, दरिया पार कराए देता हूँ, पैसों की क्या है, आ जाएंगे, ना भी आए तो क्या फिक्र है। शेर खान सावित्री को लेकर कश्ती में बैठ गया जिसमें पहले ही से काफी मुसाफिर बैठे हुए थे। सावित्री ने घूंघट निकाल लिया था क्योंकि दरिया पार उसके मामा का घर था। कश्ती दरिया में चल पड़ी। दरिया के रुख पर कोई 4-5 मील का फासला तय करने के बाद कश्ती दूसरे किनारे की तरफ मुड़ गई। दिन की रोशनी में दरिया के दूसरे किनारे पर दरख्तों के पीछे कुछ मकानों के खाके नजर आ रहे थे। यही कठियाली का कस्बा था। ये काफी बड़ा कस्बा था जहाँ पुलिस का थाना भी था और डाक खाना भी था। कस्बे की आबादी काफी दूर तक फैली हुई थी। एक जानिब कुछ फासले पर रेलवे स्टेशन था जिसके सिग्नल दूर से दिखाई दे रहे थे। सावित्री शेर खान को लेकर अपने मामा के मकान की तरफ जा रही थी। कहने लगी, तुमने मानसी को क्या कहा था? शेर खान ने जवाब दिया, कुछ नहीं कहा था, बस यही कहा था कि हमारे पास किराया नहीं है, बड़ी दूर से पैदल आ रहे हैं, दरिया पार करवा दो बस। सावित्री खामोश हो गई। वो कठियाली कस्बे की बस्ती की एक बाहर वाली आबादी के एक बाजार में से गुजर रहे थे। फिर सावित्री एक तंग सी गली में दाखिल हो गई जहां गली के कोने में उसके मामा का मकान था। सावित्री को अचानक देखकर उसके मामा और मामी, उनकी जवान बेटी हैरान भी हुए और खुश भी। उन्हें सावित्री के अगवा होने की खबर मिल चुकी थी। सावित्री की ममानी ने उसे गले से लगा लिया। मामा ने बोला, सावित्री बेटी, ये तुम्हारे साथ कौन है? सावित्री ने कहा, मामा जी, ये मेहदी खान है, इसने मुझे उन गुंडों के चुंगल से निकाला है जो मुझे अगवा करके ले गए थे। अगर मेहदी जी मेरी मदद न करते तो भगवान जाने अब तक मेरा क्या हाल हो चुका होता। मामा जी ने शेर खान से हाथ मिलाते हुए कहा, भगवान आपको खुश रखे, आपने हमारे खानदान पर बड़ी कृपा की महाराज। सावित्री की मामूजाद बहन का नाम लीला था। लीला ने कहा, सावित्री, पहले तुम जल्दी से दूसरी साड़ी पहन लो, फिर हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। सावित्री की मुमानी ने शेर खान से कहा, भैया तुम भी मुंह हाथ धो लो। सावित्री के मामा जी ने शेर खान से कहा, भाई जी तुम्हारे कपड़े खराब हो रहे हैं, मेरी पतलून पहन लेना बेशक। शेर खान ने कहा, शुक्रिया भाई साहब, लखनऊ जाकर बदल लूंगा। आपका घर लखनऊ में है क्या? मामा जी ने पूछा। शेर खान बोला, जी हाँ, मैं लखनऊ के करीब ही अपने एक दोस्त की हवेली में रह रहा हूँ। दरअसल मैं मुरादाबाद से अपने दोस्त के यहाँ आया था। मामा जी ने पूछा, आपके दोस्त क्या करते हैं? शेर खान ने वही पुरानी कहानी सुना दी। बात यह है कि मेरा दोस्त बड़ा अच्छा शिकारी है और मुझे शिकार का शौक है। मैं शौकिया शिकारी हूँ। कभी कभी मुरादाबाद से अपने दोस्त के पास लखनऊ आ जाता हूँ, फिर हम दोनों मिलकर जंगल में शिकार खेलने चल देते हैं। बस यही मेरा और मेरे दोस्त का शौक है। इस दफा हम जंगल में शिकार खेलते हुए काफी आगे निकल गए और रास्ता भूल गए और बदकिस्मती ये हुई कि शाम का वक्त था। अचानक एक तरफ से रीछ निकल आया। हमने उस पर बंदूक के फायर भी किए लेकिन रीछ ने भागने की बजाय हम पर हमला कर दिया। उसके बाद हम दोनों भाग उठे, मेरा दोस्त एक तरफ को और मैं दूसरी तरफ को। बस उसके बाद हम एक दूसरे से बिछड़ गए। जंगल में रात हो गई। मैं एक तालाब के किनारे जंगली दरिंदों के डर से दरख्त पर चढ़कर बैठ गया। फिर मुझे सावित्री जी के रोने की आवाज सुनाई दी। उन्हें गुंडे पुजारी रामतलाई की गुफा में बांध कर चले गए थे। मैंने जल्दी जल्दी उनकी रस्सियां खोली और उन्हें साथ लेकर जंगल में चल पड़ा। असल में अब सावित्री जी मेरी गाइड बन गई थी। उन्हें जंगल का दरिया के घाट की तरफ जाने वाले रास्ते का कुछ अंदाजा था। चुनाचे हम रात भर जंगल में चलते रहे और सुबह दरिया पार पहुंच गए। फिर वहां से एक कश्ती में सवार हुए और आपके घर आ गए। सावित्री का मामा दुबला पतला उधेड़ उम्र का हिंदू था। सर के बाल उड़े हुए थे और आंखों में बड़ी अय्याराना सी चमक थी। वो बड़ी दिलचस्पी और पूरे यकीन के अंदाज में कमांडो शेर खान की गुफ्तगू सुन रहा था। जब शेर खान ने अपनी बात खत्म की तो सर हिलाते हुए तहसीन आमेज लहजे में बोला, महाराज आप बड़े बहादुर नौजवान हैं। आप ना होते तो हमारी बच्ची कभी अपने घर वापस ना आ सकती थी। हाथ मुंह धोकर ताज़ा दम होने के बाद खाना खाया गया
उसके बाद फिर बातों का सिलसिला शुरू हो गया। सावित्री के मामा जी ने सावित्री के घर इस दौरान फ़ोन करवाकर उन्हें ये खुशखबरी सुना दी कि सावित्री उनके पास पहुंच चुकी है और वो कल खुद उसे लेकर आ रहे हैं। सावित्री ने दूसरी साड़ी पहन ली थी और अपनी मुमानी के पास बैठी बातें कर रही थी। उतेड़ उम्र और जीरक आंखों वाला मामा शेर खान की बातें बड़ी दिलचस्पी से सुन रहा था और बात बात पर वाह वाह कह रहा था। इतने में शाम हो गई। शेर खान ने कहा, अब मुझे इजाज़त दें, मैं जल्दी लखनऊ पहुंचकर मालूम करना चाहता हूं कि मेरा दोस्त भी वापस आ गया है या अभी तक जंगल ही में भटक रहा है। सावित्री के मामा ने कहा, इस वक्त तो कोई गाड़ी लखनऊ की तरफ नहीं जाती, अब तो सुबह मुंह अंधेरे कलकत्ता मेल आएगी, उसमें बैठकर चले जाना, रात हमारे पास ही रह जाओ, सुबह मैं तुम्हें खुद गाड़ी में बिठाऊंगा। शेर खान के नज़दीक ये लोग बिल्कुल बेज़रर थे। उसने सोचा कि चलो रात भर आराम कर लेते हैं, सुबह कोई गाड़ी पकड़ लेंगे। वो सावित्री के मामा को ये तो बता नहीं सकता था कि उसने लखनऊ की तरफ जाना नहीं बल्कि कलकत्ते की तरफ जाने वाली कोई ट्रेन पकड़नी है। ये सोचकर कि हो सकता है रात को उसे कलकत्ता की तरफ जाने वाली कोई गाड़ी न मिले, उसका ये तजुर्बा था कि रात के वक्त आम तौर पर मेल ट्रेनें ही आती हैं और मेल ट्रेनें कठियाली जैसे कस्बाती स्टेशनों पर नहीं रुकती। दिन के वक्त उसे कोई पैसेंजर ट्रेन वगैरह पटना की तरफ जाती मिल सकती थी। चुनाचे ये सोचकर उसने वहीं रात गुजारने का फैसला कर लिया। सावित्री के मामा का मकान दरमियाने दर्जे का था। एक कोठरी में चारपाई पर शेर खान का बिस्तर बिछा दिया गया। रसोई यानी किचन में रात के लिए सब्जी वगैरह पक रही थी। सावित्री अपनी मुमानी के पास बैठी उसका हाथ बटा रही थी। शेर खान ने सुबह सुबह वहां से स्टेशन की तरफ निकल जाने का सोच लिया था। चुनाचे वो जल्दी सो गया। इस घर में उसे बज़ाहिर किसी किस्म का कोई खतरा महसूस नहीं हुआ था। अब ऐसा हुआ कि रात के 11 बज रहे थे। सावित्री अपनी मामूजाद बहन लीला के साथ दूसरी कोठरी में सोई हुई थी कि उसे प्यास महसूस हुई। वो पानी पीने कोठरी से निकलकर किचन की तरफ जाते हुए अपनी मुवानी की कोठरी के करीब से गुजरी तो उसे मामा जी की आवाज आई। उन्होंने शेर खान यानी मेहदी खान का नाम लिया था। सावित्री वहीं रुककर दरवाजे से कान लगाकर सुनने लगी कि मामा जी क्या कह रहे हैं। मामा जी उस वक्त अपनी बीवी को कह रहा था कि मुझे इस आदमी मेहदी खान पर शक है कि ये वही पाकिस्तानी जासूस है जिसके बारे में हमारे बॉस को आज सुबह इत्तला मिली थी कि वो जंगल वाले टॉर्चर सेंटर से फरार हो गया है। उसकी बीवी ने कहा, हो सकता है ये वो आदमी ना हो। मामा ने कहा, नहीं, मुझे पक्का यकीन है कि ये वही पाकिस्तानी जासूस है। उसकी बीवी ने कहा, तो फिर तुम क्या करोगे? मामा जी ने कहा, मैं सुबह सुबह अपने ऑफिस सुपरिटेंडेंट के पास जाकर उसको इत्तला करके इसे गिरफ्तार करवा दूंगा, इस तरह मेरी तरक्की भी हो जाएगी। ये सुनकर सावित्री वहीं से वापस हो गई। कोने वाली कोठरी में शेर खान सो रहा था। सावित्री ने दरवाजे पर आहिस्ता आहिस्ता 3-4 बार ठक ठक की तो शेर खान की आंख खुल गई। वो जल्दी से उठकर दरवाजे के पास आया। उसने पूछा, कौन है? सावित्री ने बड़ी धीमी आवाज में कहा, मैं हूँ, दरवाजा खोलो। शेर खान ने दरवाजा खोल दिया। सावित्री ने जल्दी से अंदर आकर दरवाजा बंद कर दिया। कोठरी में चारपाई के कोने में नस्वारी शेड वाला पुराना लैंप रोशन था। शेर खान ने किसी कदर हैरानी के साथ सावित्री से पूछा, क्या बात है? सावित्री ने कहा, मेरे मामा जी को पता चल गया है कि तुम पाकिस्तानी जासूस हो। वो सुबह सुबह तुम्हें गिरफ्तार करवा देंगे, तुम इसी वक्त यहाँ से भाग जाओ। शेर खान जल्दी जल्दी अपनी बुशर्ट पहनने लगा। उसने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? सावित्री बोली, मैंने अभी अभी मामा जी को मोमानी से कहते सुना है कि मेहदी खान पाकिस्तानी जासूस हैं जो जंगल वाले टॉर्चर सेंटर से फरार हुआ था। शेर खान ने सावित्री से पूछा, मकान के पिछले दरवाजे से कोई रास्ता है? सावित्री ने कहा, नहीं, तुम ड्योड़ी वाले दरवाजे से निकल जाओ, मगर दरवाजा खुलने की आवाज ना आए। शेर खान टेबल लैंप की रोशनी में बाहर निकलने लगा तो सावित्री ने उसे रोक दिया और धीमी आवाज में बोली, यहीं ठहरो, मैं भी आती हूँ। वो आहिस्ता से दरवाजा खोलकर दबे पांव कोठरी से निकल गई। शेर खान चारपाई पर बैठ गया और सोचने लगा कि ये लड़की जो कुछ कह रही है अगर सच है तो मैं इसके एहसान को कभी भुला नहीं सकूंगा। कोई 1 मिनट के बाद सावित्री भी आ गई। उसने शेर खान के हाथ में रुमाल में लिपटी हुई कोई चीज पकड़ाई और बोली, जल्दी से निकल जाओ, रास्ता साफ है। शेर खान ने 1 सेकंड के लिए सावित्री की तरफ देखा, फिर उसके सर पर हाथ रखकर बोला, शुक्रिया मेरी बहन। उसके साथ ही वो दबे पांव कोठरी से निकलकर दालान में से गुजरकर ड्योड़ी में आ गया। ड्योड़ी का दरवाजा बंद था, अंदर से कुंडी लगी हुई थी। उसने बड़ी एहतियात के साथ कि आवाज पैदा न हो कुंडी को खोला। फिर वो ज्यादा एहतियात के साथ दरवाजे के एक पट को थोड़ा सा पीछे किया और फौरन मकान से निकल गया। कटियाली कस्बे के बाजार सुनसान पड़े थे। रात का गहरा सुकूत हर तरफ छाया हुआ था। ये कोई शहर नहीं था। आधी रात का वक्त हो रहा था। कहीं कोई ट्रैफिक वगैरह नहीं थी, कोई टैक्सी रिक्शा भी नहीं था। एक खेत के पास आकर शेर खान ने सबसे पहले उस रुमाल को खोला जो सावित्री ने जाते वक्त उसके हाथ में पकड़ाया था। उसमें 100 रुपए के नोट और 2 10-10 रुपए के नोट थे। कमांडो शेर खान को अपनी छोटी बहन याद आ गई और उसकी आंखें नमनाक हो गईं। मगर ये वक्त इस किस्म की जज्बाती बातों का नहीं था। दिन के वक्त ही उसने दूर से देख लिया था कि कठियाली का रेलवे स्टेशन किस तरफ है।
वो रेलवे स्टेशन की तरफ पैदल ही जा रहा था। सावित्री की ज़बानी ये पता चल जाने के बाद कि लखनऊ पुलिस और इंटेलिजेंस को उसके फरार का इल्म हो चुका है, शेर खान ने लखनऊ मुरादाबाद की तरफ जाने का ख्याल दिल से निकाल दिया। उस तरफ पुलिस और इंटेलिजेंस उसकी तलाश में जगह जगह छापे मार रही होगी। उस तरफ जाना बेहद खतरनाक साबित हो सकता था। चुनाचे रेलवे स्टेशन तक पहुंचते पहुंचते उसने फैसला कर लिया कि वो बंगाल की तरफ निकल जाएगा। बंगाल के शहर कलकत्ते में उसका एक कश्मीरी साथी शालों का कारोबार करता था। शेर खान ने सोच लिया था कि उसके पास जाना बेहतर रहेगा।